हेलो फ्रेंड्स, अभय डू हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यह जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे यह जो है मंथली एग्जाम अगस्त 2024 में जो प्रत्येक मंथ में एग्जाम हो रहा है, बिहार बीएसईबी बोर्ड जो है अपने स्तर से जो एग्जाम ले रही है उसके प्रत्येक मंथ में जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग चलेंगे, उसको देखेंगे कैसे बहुत जल्द फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फास्ट जितना तेज कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आपको उससे पहले हम बता दें, देखिए यही है इसका जो पेपर कोड नंबर है 10063, और जो इसका सब्जेक्ट कोड होता है वो होता है 110। आपको पता होगा मैथ अनिवार्य है, मतलब मैथमेटिक्स कंपलसरी है। यह हूबहू यही है जो आपके एग्जाम का जो पेपर होता है सेम सेम पेपर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा है यदि दो संख्याओं का लसा और मौसा क्रमशः 182 और 13 है तो उनका गुणनफल, मतलब उनका गुणनफल कितना होगा। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं देखो सीधा होता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये दोनों निकालना होगा। इसका मतलब क्या है 182 में हम 13 से गुना कर देंगे, जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आएगा 2366। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 2366। तो पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिए। जितना तेज हो सके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। दो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असहभाज्य युग्म है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। को प्राइम्स निकालने का सबसे सटीक आंसर का सबसे सटीक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ को प्राइम्स। देखो यहाँ पे यह 3 से कट जाएगा, यह भी 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यह भी 2 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3, मतलब इसका एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन क्या 18 और 25 एक के अलावा किसी और दूसरे से कटेगा? दूसरों दोनों में कॉमन नहीं आ सकता है। दोनों को अगर हम देखेंगे तो 18 और 25 में अगर हम गौर करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका जो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो सिर्फ ओनली 1 है, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 आर, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर हम शून्यकों का जो योगफल निकालेंगे तो होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। कहाँ है माइनस बी बटा ए? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बटा ए। उसके बाद कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या है। इसका जो शून्य निकालिएगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 3/2 माइनस 1/3। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके आप जो है मतलब निकाल लीजिएगा। बहुत ही चीज क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे और इसके जो शून्यक हो जाएगा वह निकल जाता है। अब हम लोग 5 क्वेश्चन को देख लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम लोग देखेंगे तो कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब देखो कितना बच्चा है जो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हड़बड़ी में रहता है, वह क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता नहीं है, वह पैसेंस को खो देता है। तो देखो इस सब सवाल को सोल्व करने के लिए आपको पैसेंस को खोना नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। देखो हम चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी का क्यू क्या होता है। ए प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस बी का क्यू और माइनस यहाँ से ले आएंगे 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना है। यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो देखो इसका अब ए के जगह पर एक्स रख दें और बी के जगह पर वाई रख देंगे तो देखो यहाँ पे प्लस है, देखो बीच में अगर प्लस है इसका मतलब है कि ई प्लस वाला तक हर किसी भी एंगल से बीच में प्लस है, यह नहीं होगा, मतलब कि बी और डी कट जाएगा और बच गया माइनस वाला।
और माइनस वाला में देखो इसमें x प्लस वाई कह रहा है, इसमें x माइनस वाई, मतलब ये भी कट गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निकाल के तुम देख लो। क्वेश्चन ऑप्शंस छांटने का तरीका समझो। आप एग्जाम में जब आप कंपटीशन, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है, मतलब कि आपको नैनो सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड को समझिए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखो यहाँ सीधा समझो, यहाँ प्लस है, इसका मतलब है कि हमको माइनस चाहिए। माइनस है तो देखो ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, बच गया दो गो, दोनों x प्लस वाई कह रहा है, बीच में x माइनस वाई होगा, मतलब कि यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, ये नहीं होता, इसका मतलब यह होगा। बात समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर बच्चा भी बता देगा कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस। तो इसमें तो कुछ निकालने की बातें नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो साइन थीटा का मान निकालो। क्या होगा? अगर देखो एक चीज और हम बता दें कि थोड़ा इसमें ट्रिपलेट याद कीजिए। आप लोग ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन 12 है, देखो क्वेश्चन मतलब इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो आपको सवाल जो है नैनो सेकेंड में, देखो यहाँ पे 12/13 है, इसका मतलब है कि एक आएगा वैल्यू 5 आएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा पूछ रहा है, यहाँ पे आधार कर्ण दिया हुआ है। देखो अगर हम फिगर बनाएंगे तो क्या कह रहा है? अगर थीटा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5/13। खटक से इसके आंसर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कब? वेन, जब थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। कितना होता है? थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री मतलब क्या? 1/√2। इसका मतलब क्या? दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो साइन 67 डिग्री बटे cos 20। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो 67 है, 23 है, खटाक सिंह जोड़ लो, इसका वैल्यू 100% 1 आएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखेंगे नैनो सेकंड में बिना कुछ किए हुए आप खटाक सिंह एक आंसर मारेंगे। बिना कुछ किए हुए एक आंसर मानिए, इसमें गलत होने का संभावना नगण्य है। 99.99% है कि यही होगा तो यही होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका वैल्यू जब जहां भी देखिए एक मार के भाग जाइए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 60 बराबर होता है रूट, यहां पर देखेंगे तो साइन 60 बराबर होता है √3/2 और कॉस 30 बराबर भी हम जानते हैं होता है √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 11 नंबर भी बना लिए। अब देखो फिर अब सवाल एक आ गया कि मूल बिंदु से -3 -4 की दूरी। देखो इस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना है। इसका मतलब क्या है? तो रूट करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। इसका मतलब है कि 3 4 है तो 100% क्या होगा? 5 ही होगा। ताल ठोक के हम कह रहे हैं कि इसका 5 ही आंसर होगा, 100% 5 होगा। देखो कैसे होगा? अगर हम इसको यहाँ पे बनाए, देखो यहीं पे हम अगर बना दे तो 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे और फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 और 4 4 16, रूट कर दो तो 9 और 16 कितना होगा? 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5। मतलब कि कहने का सेंस यह आया कि नहीं? 5 याद कर लो। अगर 3 4 है तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट में अगर 3 4 है तो 5 होगा। त्रिकोणमिति में 3 4 है तो 5 होगा। 12 13 है तो क्या होगा? 5 होगा। 6 8 है तो 10 होगा। यह सब तो याद करने की जरूरत है। जितना याद रहेगा क्वेश्चन, मतलब कि ट्रिपलेट आपको याद रहेगा, क्वेश्चन बनता चलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो कुछ ट्रिपलेट लिख लो। देखो हम ट्रिपलेट क्या होता है कि 3 है तो 4 है तो 5 होगा। उसके बाद है 3 है 4 है तो 5 होगा। उसके बाद अगर हम लिखें तो 6 है तो 8 है तो 10 होगा। उसके बाद 5 है तो 12 है तो 13 होगा। उसके बाद क्या है? 20 है, 21 है तो 29 होगा। यही ना होगा? यह सब 8 है, 15 है तो 17 होगा। यह सब जो है ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए। मैथ्स बनाने के लिए आपको कुछ चीजें, आपको जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक देखो गाड़ी को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आपको मैथ्स बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक इसको याद नहीं कीजिएगा आपसे नहीं बनेगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में आपके टाइम को बचाएगा। तो यह चीज अगर आपको याद है
तो वह टाइम को क्या करेगा, बचाएगा। तो कहने का सेंस ये है, यह सब क्वेश्चन को आप बनाकर क्या कीजिएगा, मतलब ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो क्या होता है, समय क्या होता है, बहुत आपके एग्जाम में क्या होता है, बच जाता है। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है, अगर आपको याद है तो उसको बना लीजिए, लिख लीजिए, और नहीं याद है तो कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि बिंदु ए बी तथा माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी क्या है। अब इसका भी अगर लगाएंगे तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर इसको हम बैठाएंगे तो देखो ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही, खोजो कहाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ही। अब एक लगा दो, टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगा टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्रिक का होना जरूरी है। ए है दोनों का ए है, माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो है निकल जाएगा टू यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है तो इसकी ऊंचाई क्या हो। हम क्या जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, रूट 3/2 इंटू ए। तो रूट 3/2, अब ए का मान 12 है तो 2 छक 12, क्या हो जाएगा 6√3, क्या हो जाएगा 6√3। देखो यहाँ पे कहाँ है 6√3, सेकेंड भी लग रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। अब कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y2 प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल क्या होगा। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सोल्यूशन, क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं जे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही आसान है। अब क्या कह रहा है कि देखो 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान दू तो y का मान। अब यहाँ पर देखो अगर हम x के मान दू रख देंगे, ताकि देखो सोचो यहाँ पे 2 प्लस 3y बराबर 13, दो दूना 4 और 3y बराबर 13 में से 4 गया था कितना हो जाएगा 3y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। आपको बनाने आना चाहिए सवाल, एक सेकेंड में एक मन में सोच लो, एक्स का मान अगर 2 रख दें तो दूना 4, 4 को उधर भेज देंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, और y 3 से भाग दे देंगे, 3 3 9, मतलब y का वैल्यू कितना 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखेंगे तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। देखो अगर हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम फिगर बनाए एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट पर y कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ तो सीधा है कि 0 होगा। हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती है। यह तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। व्हिच टाइप्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। हम जानते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसकी सभी त्रिभुजें आपस में क्या होती है, समरूप होती है। क्या होती है, समरूप होती है। अब कह रहा है कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती। देखो सभी सर्किल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी वर्ग भी सिमिलर होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी आयत ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। इसका आंसर हो जाएगा सभी आयत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, सभी आयत। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 0 के हल होंगे। तो देखो हल होंगे मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 0 विल बी, क्या हो जाएगा। देखो विल बी कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकालेंगे तो देखो 1/2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2/4, मतलब इसको भी काटेंगे तो 1/2 ये आएगा, और इसको भी करेंगे तो 3/6 आएगा, 1/2 ही हो जाएगा, मतलब सभी है बराबर, मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत होगा, इसका अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पर चलते हैं, अब देखो कह रहा है कि एक्स और वाई दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो उनके आलोक देखो जिसका कोई हल नहीं हो,
मतलब इसका अर्थ क्या है कि वह जो रेखा होती है, वह जो आलेख होता है, वह पैरेलल होता है, वह पैरेलल होता है, वह क्या होता है, पैरेलल होता है, जिसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, उनका जो ग्राफ बनता है वह क्या बनता है, पैरेलल बनता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 कह रहा है कि 3x² माइनस 9x के शून्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं तो 3x² माइनस 9x के शून्य का अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो 3x बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0। आइए हो जाए। देखो नेक्स्ट एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में बना देते हैं हम इसको। देखो क्या है कि 3x² माइनस 9x बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर 0 मतलब x बराबर 0। एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर हो गया 3, मतलब क्या हो जाएगा 0 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 3। क्या हो जाएगा, 0 और 3। अब देखिए कौन क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ है, 0 और 3 कहाँ है, मतलब बी ऑप्शन है, 0 3 होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 12 और 20 के लौसत तथा मौसक का योगफल क्या होगा। अब देखो 12 और 20 की अगर हम बात कह रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम 12 के करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3, और 20 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5। अगर हम एलसीएम की बात करें तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 12 पंचे 60, 60 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में सम्मिलित कौन है, 2 और 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 प्लस 4 कितना होगा 64। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, मतलब 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगर 24 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा घन बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा क्या होगा। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर इस टाइप का हो तो उसका आंसर होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। इसको याद करना है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्य को तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। देखो क्या होता है सी बटा ए, सी बटा ए। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि -3 और 5 किस चतुर्थांश में है, मतलब कि इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3 एंड 5 लाई। तो देखो अगर क्वाड्रेंट हम अगर बनाए, यहाँ पर अगर हम देखें क्वाड्रेंट अगर हम ऐसे बनाए तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इसमें क्या होता है प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। इस सबको अगर हम घेर दे तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है -3 और 4, यही ना पूछ रहा है सर, -3 और 4 है। देख लेते एक बार क्या पूछ रहा है, -3 और 5 पूछ रहा है। तो -3 और 5 की बात कह रहा है तो अगर हम देखें -3 और कह रहा है 5, -3 और 5 तो कौन क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे माइनस प्लस की बात कह रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग 25 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हमको लगता है कि 15 अभी तक हम लोग 15 से 17 मिनट लिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि हमको बताना है। और अगर एग्जाम में कुछ मतलब क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको तो बोलना नहीं पड़ेगा ना, हम तो डायरेक्ट बना लेंगे। 10 मिनट में यह 30 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम ठीक से देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 को अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं, जिनमें क्या कह रहा है, जिनमें ए एंड बी आर क्या होता है, ए एंड बी आर इंटीजर्स है तो आर का मान क्या होगा। आर देखो ए बराबर है बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर है। इसका आंसर हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन बी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पाई क्या है रे, तो पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ 27 का सी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 27 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 28 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या है। अब देखो अब हम पूछ कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है? 2 है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या भी 2 है। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। मतलब कि 28 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों का गुणनफल पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1/√7 ही ये भी होता है अपरिमेय संख्या। 1/√7 क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। हो जाएगा 29 के सी। उसके बाद कह रहा है x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 का कोई हल नहीं हो तो इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस x प्लस क्या है, इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? k का वैल्यू 10 आएगा। देखो a1 बराबर हो जाएगा 1, a2 बराबर हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा 2, उसके बाद b2 बराबर हो जाएगा k। अब देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। देखो यहाँ पे करेंगे तो a1 बटा क्या है? 1/5 बराबर 2 बटा k। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन की बात कह रहा है तो k बराबर क्या हो जाएगा? इसका 10 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखें कैसे कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। 1 से 30 तक आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी कोई जो भी क्लास 10th में इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं सभी बच्चे से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग क्या कीजिए, इसके क्वेश्चंस को बनाइए और कैसे क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेशन करते हैं उसको जल्दी से मतलब जितना फास्ट कैलकुलेशन हो सके उसको कोशिश कीजिए सोल्व करने का। तो जितना फास्ट कैलकुलेशन आपका होगा उतना आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वह इसी सबसे रिलेटेड होंगे, इसी सबसे रिलेटेड होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो है क्वेश्चन को एक बार वीडियो को जाकर एक अच्छे से देखकर इसके क्वेश्चन को बनाइए और इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका भी हम एक वीडियो बनाकर आपको हम दे देंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।